हेलो बच्चों, आज हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं अपने सॉल्यूशंस के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन के वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट आपके जो सॉल्यूट होता है ना, कितना सॉल्यूट आपने घोला है उस पर डिपेंड करती हैं। उनको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। अणुसंख्य यानी कि अणुओं की संख्या के आधार पर जो प्रॉपर्टी आपकी डिपेंड करती है उसको ही हम कहते हैं अणुसंख्य प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज़ होती कौन सी? पहली चीज़ तो बच्चों ये कि ये प्रॉपर्टीज़ जितनी होती हैं वो सब फिज़िकल होती हैं, यानी कि भौतिक गुण होते हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर जितना हम सॉल्यूट मिला रहे हैं यानी कि विलेय के जितने कण मिला रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करते हैं वो कितना। अब ऐसे आप समझो, देखिए कि आपने मान लीजिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी घोली, ठीक है, तो सॉल्यूट की आपकी कुछ मात्रा उसमें ऐड हो गई। अब मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी में ही 5 चम्मच चीनी घोल दी, तब क्या हुआ? आपके सॉल्यूट के जो आपके क्या नाम है, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो थे वो चेंज हो गए। तो जैसे आपके सॉल्यूट की उसमें मात्रा चेंज होगी उसी हिसाब से आपकी जो है ये प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। यानी कि सॉल्यूट की मात्रा पर डिपेंड करता है कि आपकी भौतिक गुण कैसे होने वाले हैं। तो सॉल्यूट की मात्रा जहाँ पर मैटर करती है ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करने के लिए, उन प्रॉपर्टीज़ को ही हम बोलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है, या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। अब इसको आप लोग अगर इन लैंग्वेज कहना चाहें तो कैसे कहेंगे? देखिए, इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूशन में उपस्थित टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और सॉल्यूट की नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के रेशो पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, या आप हिंदी में करना चाहें तो मैं आपको बता देती हूँ, किसी विलयन की वो गुण जो आपके विलयन में उपस्थित कुल अणु की संख्या, कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करती हैं, वो उस विलयन की अणुसंख्य गुणधर्म या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, अब ये 4 होती हैं। 4 कौन कौन सी होती हैं बताते हैं आपको। देखिए बेटा, ये आपकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि सारे भौतिक गुण होते हैं यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपकी 4 कौन कौन सी हैं? देखिए, पहला है आपका वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन का मतलब क्या होता है? पहली चीज़ तो वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है, अभी हम ये पढ़ने वाले हैं आगे। अवनमन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी होना, यानी कि आपका जो वेपर प्रेशर है उसमें जो कमी होगी, तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे वाष्प दाब का अवनमन। पहला ये है। इसको एक्चुअली जब हम पढ़ेंगे तो आपेक्षिक अवनमन भी इसमें हम काउंट करते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका क्वथनांक का उन्नयन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए आपका वेपर प्रेशर इसमें कम हो रहा था, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कि बॉइलिंग पॉइंट आपका कैसा हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि बढ़ जाता है। थर्ड आपका हिमांक में अवनमन, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट यानी वो पॉइंट जिस पे आपका कोई भी चीज़ जो होती है वो फ्रीज हो जाती है, जम जाती है। ठीक है, तो उसमें डिप्रेशन यानी कि वो भी आपका कम होना। और लास्ट है परासरण दाब यानी कि ऊष्माटिक प्रेशर हम लोगों ने 9th से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों को इसके बारे में कुछ नॉलेज भी होगी। तो ये चारों आपके बेटा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली चीज़ 4 कौन कौन सी होती हैं आपको ये भी याद करना है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी है, ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है, या कौन सी नहीं है, तो आपको 3 दे देंगे, चौथी आपकी उसमें से कोई गड़बड़ कर देंगे। तो आपको चारों के ही नाम याद करने हैं। पहला हो गया वाष्प दाब का अवनमन यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है आपका हिमांक में अवनमन यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड परासरण दाब यानी कि ऊष्माटिक प्रेशर। तो चलिए पढ़ते हैं हम इनके बारे में आगे डिटेल में कि किस तरीके से हमको इन्हें स्टडी करना है। देखिए बेटा, पहले तो आप समझिए वाष्प दाब किसे कहते हैं, है ना, तभी हम आगे समझेंगे कि वाष्प दाब का अवनमन क्या है। तो वाष्प दाब किसे कहते हैं बेटा? पहली चीज़ तो आप देखिए इसमें आपका आ जाएगा क्या चीज़? स्थिर ताप पर, यानी कि आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर आपका इसमें कांस्टेंट हो रहा है। स्थिर ताप पर आपका क्या होने वाला है? द्रव जो होता है आपका कोई भी लिक्विड, ठीक है, उसको आप बॉयल कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया लाइक दिस,
नीचे आपने वो कर दिया, इसमें आपका लिक्विड के पार्टिकल्स भरे हुए हैं खूब सारे। जब आप नीचे से इसको हीट देंगे तब क्या होगा, ये बेटा वेपर बन के ऊपर की ओर उड़ेगा, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या हो गई, आपने इसके ऊपर एक लिड लगा दिया, आपने इस बर्तन को ढक दिया, आपने वेपर्स निकलने का रास्ता बंद कर दिया। अब देखिए, बर्तन ढकने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि उसमें से वेपर्स साइड से निकलती रहती थोड़ा 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 थोड़ा। एक आपका इस तरीके का ढक्कन भी होता है जिसमें वेपर्स आपकी बाहर नहीं निकलती है, ठीक है। तो आप एक स्टेबल कंडीशन आ जाती है जब आपकी वेपर्स बाहर नहीं निकलती है, बॉयल हो रही चीज़, आपने गैस टेम्परेचर जो है आपका रखा एक सेट पॉइंट पे, उसके बाद अपने ढक्कन इसको ढक रखा है, तभी क्या होगा, आपके जो वेपर्स हैं वो ऊपर जाएंगी, ढक्कन से टकराएंगी, भाप बनती है पानी की या दूध की या किसी भी चीज़ की, और फिर क्या होता है वो आपकी थोड़ी देर में बूंद बूंद बन के टपकनी वापस से इसी कंटेनर में स्टार्ट हो जाती हैं आपके बर्तन में। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो वेपर होती है, इसके प्रेशर को ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं। एक कंडीशन में एक ही बर्तन में आप देखिए यहाँ पर आपका बॉइलिंग हो रही है तो वेपराइजेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि वाष्पन हो रहा है, और वो ढक्कन से टकरा रहे हैं, उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो फिर वो बूंदे बन के जो बाहर गिरते हैं, अंदर वापस गिरते हैं बर्तन में, उसको बोलते हैं संघनन का प्रोसेस, यानी कंडेंसेशन। किसी भी चीज़ को वेपर्स वापस से कंडेंस होकर आपका लिक्विड बन के इसी बर्तन में गिर रही हैं। तो एक ही कंडीशन में आपका जो है लिक्विड में वाष्पन और संघनन यानी कि वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस जब हो रहे होते हैं, उस टाइम हमारा जो है इस वाष्प दाब को हम स्टडी करते हैं। कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को बच्चों? स्थिर ताप पर द्रव और उसके वाष्प के बीच, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, यानी कि जितनी वेपर्स आपकी बन रही है उतना ही आपका लिक्विड बन के अगेन नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो इसके बीच जब साम्यावस्था बन जाती है तब उस वाष्प के दाब को द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। फिर से बता रही हूँ आपको, देखिए टेम्परेचर सेट कर दिया हमने। जब आपका एक बर्तन के अंदर या एक लिक्विड के अंदर वाष्पन और संघनन यानी कि वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, यानी कि वेपर्स भी बन रही हैं, वेपर्स अगेन कंडेंस होकर लिक्विड भी बन रही हैं, दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, ठीक है, दोनों एक साथ हो रही होती हैं। तो होते होते एक टाइम बाद एक ऐसी स्टेज आती है जब दोनों क्रियाओं के बीच दोनों की जो स्पीड होती है वो इक्वल हो जाती है, यानी कि जितना वेपर्स आपकी बनी तेज़ी से उतनी तेज़ी से कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। रीज़न जगह की कमी की वजह से, बर्तन तो आपका टोटली बंद हो गया। अब इन दोनों रिएक्शन के जो स्पीड इक्वल हो जाती है तब क्या होता है, दोनों के बीच एक साम्यावस्था सेट होती है जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। इस साम्यावस्था पर जो आपके वेपर प्रेशर होता है उसके कणों का जो दाब होता है, यानी कि वो जो वेपर्स होती है जो उड़ रही होती है उसके जो पार्टिकल्स का प्रेशर होता है उसको ही उस लिक्विड का क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं किसी ताप पर द्रव और उसके वाष्प के बीच साम्यावस्था में वाष्प का दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। बहुत इजी है, टिपिकल नहीं है, बस कंडीशन ये है कि आपने ढक्कन को टाइटली बंद कर दिया, ठीक है, आपकी वेपर्स भी बन रही हैं और वो वेपर्स वापस से पानी बन के भी गिर रही हैं। तो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस एक साथ हो रही है। एक साथ के बाद में जब इक्विलिब्रियम सेट होगा, यानी कि दोनों रिएक्शंस की आपकी जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम हो जाएगी, उस कंडीशन में जो वेपर्स का जो प्रेशर होता है उसको उसका वाष्प दाब कहते हैं। बस यही आपका वेपर प्रेशर कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? अब हम अपना जो पहली प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको पढ़ लेते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। वाष्प दाब तो समझ लिया बच्चों हमने, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, देखिए अगर हमने कोई ऐसा लिक्विड लिया जो कि वेपर्स बन सकती हैं, यानी कि पानी ले लिया, आराम से वेपर्स बनती हैं उसकी, कोई भी पानी ले लिया आपने, दूध ले लिया आपने, आप बहुत सारी चीज़ें की वेपर्स बन जाती हैं। कोई भी वाष्पशील द्रव यानी कि लिक्विड ले लिया, उसमें आपने कोई ऐसी चीज़ मिला दी, यानी कोई ऐसा उसमें सॉल्यूट घोल दिया जो कि वेपराइज नहीं होता है। बात को समझना बच्चों, यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं जो आपका वेपर्स में चेंज नहीं होता है। तब क्या करता है, तब ये जो आपने सॉल्यूट इसमें मिलाया, ये कुछ जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, द्रव के यानी कि विलायक के, ठीक है, उनसे दोस्ती कर लेता है। दोस्ती करने के बाद में जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये आपका एक पार्टिकल है, ठीक है, इसने यहाँ पर नीचे छोटे छोटे यहाँ पर पानी के कणों के ऊपर जाके सेट हो गया। अब भी जब वेपर्स प्रेशर बनेंगे तो जो यहाँ पर फिर आपका एक कण हो गया, फिर यहाँ पर छोटे छोटे वेपर्स कण को बोल लिया। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जहाँ पर जगह है यहाँ से तो आप ये निकल के वेपर्स जाएंगी, लेकिन जो साइड के पार्टिकल जिसके ऊपर आपका वो पार्टिकल आके सेट हो गया, ये वाला सॉल्यूट का, जो बाकी जगह नहीं दे रहा है दूसरों को निकलने के लिए,
तब क्या होता है, जैसे कि आप मान के चलिए आपके बहुत सारे स्पेस है, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, एक लाइन के थ्रू बीच में से ही निकलते हैं, क्योंकि वहाँ से ही आपकी रास्ता बनी हुई होती है एक डोर के अंदर से, ठीक है। ऐसे ही हो गया, आपने सॉल्यूट मिला दिया, उसने जगह घेर ली, उसके नीचे आपके बाकी के जो कण थे, यानी कि बाकी जो पार्टिकल्स थे आपके विलायक के, वो दब गए, उनको उसने घेर लिया। तभी क्या होता है, खाली जहाँ से जगह खाली है वहाँ से आपकी प्रेशर, वेपर प्रेशर बन के वेपर्स ऊपर जा रही हैं। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, इस कंडीशन में आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। रीज़न कि आपका नीचे का जो ये वाला पानी है ये तो ऊपर आ ही नहीं पाया, ये तो आपका घिर गया। जब ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, आपका प्रेशर कम हो गया अपने आप, क्योंकि वेपर्स कम बनने लगी, तो इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटो वाष्प दाब का अवनमन। अब अवनमन के बाद आपेक्षिक अवनमन हमने पढ़ना है कि अवनमन आपेक्षिक क्या होता है, ये समझ में आ गया अवनमन किसे कहते हैं। अगर किसी भी, मैं एक बार फिर से बताती हूँ, किसी भी विलायक में जो कि वाष्पशील होता है, उसमें आपने कोई ऐसा विलेय मिला दिया जो कि वाष्पशील नहीं है, यानी कि नॉन वोलेटाइल है, तब क्या होता है, वो अपने सरफेस से कुछ ऐसे क्षेत्रफल को घेर लेता है, अणुओं को अपने नीचे घेर लेता है, जो कि वहाँ से फिर जगह छोड़ के ऊपर नहीं एकदम वेपर्स बन के जा सकते, फ्री नहीं है, वो उसके नीचे दब गए। तभी क्या होता है, कुछ ही वेपर्स आपके ऊपर जा पा रही हैं, वेपर्स बनने में कुछ कमी आ जाती है, और इसको ही बोलते हैं वाष्प दाब आपका कम हो जाएगा इसकी वजह से, इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। और वाष्प दाब का अवनमन और वाष्प दाब का अवनमन और उस विलायक के वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब देखो ज़्यादा था, खाली पानी था, खूब बॉयल हो रहा था, खूब वेपर्स बन रही थी, आपने उसमें ऐड कर दी वो चीज़ जो कि नहीं आपकी वेपर्स बनाएगी, जगह और घेर ली उसने, तभी क्या होगा, आपका वाष्प दाब कम हो गया। तब आपके विलायक के वाष्प दाब और आपका जो वाष्प दाब का अवनमन था उसका जो रेशो है उसको ही बोलते हैं बेटा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय घोलने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। क्यों होता है, मैंने आपको बता दी, क्योंकि वो आसपास की चीज़ों को अपने नीचे या अपने आसपास कंज्यूम कर लेता है, उन्हें बिजी कर लेता है अपने साथ में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वाष्प दाब कम हो जाता है, और इसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक है। वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यानी कि फिर से आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि वाष्प दाब के अवनमन यानी कितनी कमी हुई वाष्प दाब में, और डिवाइडेड बाई शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसे ही उसका आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है, ठीक है बच्चों। देखिए इस तरीके से इसको हम शो कर सकते हैं बेटा कि किसी विलायक का, यदि किसी विलायक का वाष्प दाब PO और यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब आपका PS है, तब क्या होगा, PO माइनस PS, ठीक है। तब क्या हो जाएगा आपका PO माइनस PS और नीचे फिर आपका अपॉन PO, इसको ही बोलेंगे आपेक्षिक अवनमन, उस सॉल्यूशन का आपेक्षिक अवनमन, ये ही चीज़ आपकी हो जाती है, ठीक है। ये आपका सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, इसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है बेटा इसमें। अब हम आ जाते हैं राउल्ट लॉ, यानी कि राउल्ट का नियम क्या था, ठीक है। अच्छा सा है ये, अब पूछ लिया जाता है कि राउल्ट का नियम किस बारे में दिया गया था, ठीक है, तो उसका नियम है क्या, तो आप लोगों को इसे पढ़ना है, इसे कहते क्या हैं। देखिए जब किसी बर्तन में आपने दो सॉल्यूशन मिला दिए, लेकिन सॉल्यूशन कौन से मिलाए हैं आपने, सॉल्यूशन वो मिलाए हैं जिसमें आपके दोनों ही वेपराइज वो हो सकते हैं, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन आपके हो रहे हैं, तब क्या होगा, इस प्रकार के सॉल्यूशन पे आपका राउल्ट ने लॉ दिया था, उसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं बच्चों, राउल्ट का नियम बच्चों हम लोग पढ़ते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो हम लोगों ने भी पढ़ा था जस्ट उसी से रिलेटेड होता है आपका राउल्ट लॉ। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दोनों ही आप किसी भी लैंग्वेज में दोनों में से इसको यूज़ कर सकते हैं, एक लाइन का ही है, आपको इसको याद करना है, ठीक है। और इसको हम आगे अभी पढ़ते हैं। देखिए यदि समान ताप पर, हमने यहाँ पर देखिए, हमने आपको का कोई भी चीज़ लेते हैं तो मोस्टली क्या होता है बेटा, आपका टेम्परेचर हम सेम ले लेते हैं। तो यदि समान ताप पर शुद्ध विलायक और विलयन के वेपर प्रेशर, समझ आ रहा है आप लोगों को, दिख रहा है बेटा, यदि समान ताप पर शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब PO और PS हैं, अभी हमने इसको उसमें भी करा था रिलेटिव लोअरिंग में, ठीक है, यानी कि आपेक्षिक वाले में अवनमन में,
तो विलियन में विलेय विलय के मोलों की संख्या n कैपिटल N और स्मॉल n है, तभी हमारा राउल्ट लॉ कैसे वर्क करेगा, इसको हम लिखेंगे PO माइनस PS अपॉन PO, ये तो रिलेटिव इंडेक्स था, इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस कैपिटल N। कैसे लिखा इसको हमने, देखिए स्मॉल n आपका किसका हो गया, ये हो गया आपका विलेय, और स्मॉल n प्लस कैपिटल N ये टोटल सॉल्यूशन यानी कि विलेय प्लस ब्लैक के कणों की संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमारा राउल्ट लॉ हो जाता है ये, और बहुत ही इजी है, कोई उसमें टिपिकल नहीं है। ठीक है, बस एक दो बार उसको याद करना पड़ेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है बच्चों, आगे आ जाते हैं बेटा हम लोग कि ये हमारा जो है आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आदर्श विलयन किसे कहते हैं। देखिए आदर्श विलयन जो होता है बेटा हमारा, ताप और सांद्रता की कोई भी कंडीशन हो, यानी कि टेम्परेचर और कंसंट्रेशन जिसमें कोई भी कंडीशन हो, लेकिन वो आपका हमेशा राउल्ट लॉ का पालन करता है, वो सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, वो विलयन जो ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक, यानी कि आपका टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, आपका कंसंट्रेशन उसमें चेंज हो जाए, लेकिन वो विलयन जो होते हैं आपके राउल्ट का नियम हमेशा प्रूव करते हैं, उन्हें ही हम आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन कहते हैं। अब आदर्श विलयन जो होते हैं उनकी परिस्थिति कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ तो क्या होता है कि दोनों के ही आपके जो है अणुओं के आकार समान होते हैं। ठीक है, मेन चीज़ आपके जब आप दो को मिलाएंगे तो उसमें पहली चीज़ होती है जनरली जो बनते हैं आपके दोनों के अणुओं के आकार समान होते हैं। ठीक है, यानी कि विलयन और विलेय और विलायक के। और सेकंड होता है कि दोनों का अंतरा अणु आकर्षण बल यानी कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो आपका इक्वल होता है, तभी आपका आइडियल सॉल्यूशन मोस्टली बन पाता है। एक चीज़ और बता दूं बेटा मैं आपको, आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें क्या होता है आपका, ना तो ऊर्जा निकलती है आइडियल सॉल्यूशन को बनाने में, ना तो एनर्जी बाहर निकलती है, ना एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी कि आप इसको डायरेक्टली मिक्स कर देंगे दो चीज़ों को, आपका आइडियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको उसमें हीट देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से हीट निकलती नहीं है, उसमें से किसी प्रकार की एनर्जी चाहिए नहीं है, किसी प्रकार की एनर्जी आपको मिक्स नहीं करनी होती है। ठीक है, और एक चीज़ क्या होता है, जो अगर आइडियल सॉल्यूशन होता है बेटा तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने 10 जो ml आपने क्या नाम है कोई एक सॉल्यूशन ले लिया और 10 ml दूसरा सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, तो जो आप सॉल्यूशन का लास्ट में वेट करोगे जो आपका बना सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, दोनों आपने मान लीजिए लिक्विड लिए, दोनों का जो अगर आप लास्ट में करेंगे 10 ml दोनों थे, तो आपका जो टोटल वॉल्यूम है वो आपका उन दोनों के आयतन के बराबर ही होगा, यानी कि वो आपका 20 ml ही होगा, वो गड़बड़ नहीं होगा। तो ये आइडियल सॉल्यूशन की खास बात है। पहली चीज़ तो कि सबसे फर्स्ट तो यही कि आइडियल सॉल्यूशन कैसे पहचानोगे, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। सेकंड चीज़, इसे बनने में आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं आप तो ना तो आपकी एनर्जी निकलती है, ना ही एनर्जी उसमें चाहिए होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका कि इसका जो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट या जो भी चीज़ें इसमें ऐड करी होती हैं वो उसमें आपका क्या होता है, ये आपके इनके जो वॉल्यूम का वो होता है योग, वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल ही होता है। यानी कि अगर आपने 10 ml की चीज़ें उसमें ऐड करी हैं तो सॉल्यूशन आपका 20 ml का ही बनेगा, उसका वॉल्यूम आपका चेंज इसमें नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया आप लोगों को। ये मैंने बेटा आप लोगों को यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये हाँ आपके इसके एग्जांपल, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल भी पूछ लेते हैं कई बार। तो एग्जांपल कौन कौन से हैं, पहला है इसका बेंजीन प्लस टॉल्यूइन का सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि आपने बेंजीन और टॉल्यूइन को मिला दिया, मिक्स कर दिया, तब आपका क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड का सॉल्यूशन, यानी कि C2H5Br और C2H5I का सॉल्यूशन जो होता है वो भी आपका एक आइडियल सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है आपका बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन, यानी कि C6H6 बेंजीन और CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन। ये भी आप मिलाएंगे तो आपका क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन ही होगा। और एक और लास्ट मैंने आपको दिया हुआ है N हेक्सेन और N हेप्टेन का मिक्सचर, यानी कि N हेक्सेन की चेन, ठीक है, और हेप्टेन की चेन का अगर आप मिक्सचर करते हो, यानी कि आपकी क्या नाम है इसमें C और उसके काउंटिंग होगी। ठीक है, इसमें हेक्सेन वाली C होगी, उसमें हेप्टेन वाली, तो भी आपका क्या होगा, ये तभी भी आपका आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो बेटा आइडियल सॉल्यूशन हम लोगों ने आज पढ़ लिया, राउल्ट लॉ हमने पढ़ लिया आज। आप लोगों को समझ में आई थिंक आ गया होगा, कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट टर्न पे बेटा बाकी हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है आप लोगों का, इसे पढ़ो, मेहनत करते रहो, लगे रहो आगे, है ना, और इसी का नाम ज़िंदगी है।
चलती का नाम है नहीं। तो मेहनत करते रहिए, लगे रहिए बच्चों। आगे हम आप लोगों को थोड़ा सा नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।